वेलकम टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड इतिहास के पन्नों में आज भी लिखा हुआ है कि इतिहास के पन्नों में वो दर्दनाक घटना है कि जो कोई सुनता या पढ़ता है तो उसकी रूह कांप जाती है कि उन मासूमों का क्या कसूर था जिसको इतनी बेदर्दी से मार दिया गया। तो आज हम उसी के ऊपर अपने टॉपिक को लेकर चर्चा करते हैं और ब्रिटिश साम्राज्य को एक बार फिर से खगोलते हैं। हम तो स्टार्ट करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जो स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट जो हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित होती है पंजाब के अंदर। उससे पहले हम लोग एक हफ्ते पहले चलते हैं कि ये जो सारी जो हमारे सरकमटेंसेस हैं वो किस तरीके से बन रहे थे, कि किसने इस तरीके से सूचना दी कि वो लोग जलियांवाले बाग में गए जहाँ पे लोग एकत्रित हो रहे थे और वहां पे जाके गोलियां चला दी गई और मासूमों को मारा गया। उससे पहले जब हम लोग चलते हैं तो ये जो कांड होता है वो कांड होता है 16 अप्रैल 19, यानी कि ये जो कांड होता है वो 3 अप्रैल 1919 को होता है। ये 3 अप्रैल 1919 को क्यों है? क्योंकि ये जो है, ये जो डेट है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस टाइम पे रोलेट एक्ट को पास किया गया था। यानी कि रोलेट एक्ट को गांधी जी ने बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया था। यानी कि हम बात करते हैं रोलेट एक्ट की। रोलेट एक्ट ये कानून है हमारा बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील। गांधी ने रोलेट एक्ट को कहा था बिना अपील, बिना दलील और बिना अपील का ये कानून है। ये कानून क्या था कि जो हमारा ब्रिटिश साम्राज्य था, जो उसके जो साम्राज्य में अधिकारी थे, वो हमारे हिंदुस्तानी को एक शक के आधार पे, यानी कि अगर उन्हें शक होता था कि ये किसी भी यानी कि किसी भी क्रांतिकारी एक्टिविटी में ये शामिल है, तो वो उसको अरेस्ट करेंगे बिना उसको कुछ बताए। उसको अरेस्ट कर लेंगे और 4 जजों की अदालत में उसे गुप्त अदालत में लेके जाएंगे और 4 जज बैठ के उसको फैसला दे देंगे और उसको जेल में डाल दिया जाएगा। उसके बाद में ना तो वो अपने फेवर के लिए किसी वकील को कर सकता है और ना वो अपने फेवर में कोई गवाही या अपने फेवर में कुछ वो कर सकता है। तो गांधी जी ने इसी एक्ट को क्या कहा था, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का इनको ये जो हमारा एक्ट पारित किया गया था उसको ये कहा गया था। इसके ऊपर जो गांधी जी हैं और उसके ऊपर पंजाब प्रांत है, तो पंजाब प्रांत में क्या था, डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू, यहाँ पे दो मेन नेता थे जो क्रांतिकारी गतिविधियों में एक्टिव थे और जो हमारी राजनीति में भी एक्टिव थे। तो जो हमारे डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू, क्योंकि इनके अगर हम लोग जलियांवाले बाग हत्याकांड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू, और सेकंड हमारा नाम आएगा डॉक्टर सतपाल। ये दो हैं, ये हमारे दो क्रांतिकारी राजनेता थे जो उस टाइम में पंजाब के अंदर सक्रिय थे। और तीसरा नाम जो इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें, वो हमारा नाम आएगा महात्मा गांधी, क्योंकि हमारे महात्मा गांधी जी जो थे वो भी इंपॉर्टेंट थे। अगर हम महात्मा गांधी जी के भारतीय राष्ट्रीय यानी कि भारतीय सम्मेलन की बात करते हैं, कि पहले अखिल भारतीय सत्याग्रह की बात करते हैं, तो रोलेट सत्याग्रह उनका पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह था। तो इससे पहले हम लोग चलते हैं, इससे पहले हम लोग एक बार निगाह डाल लेते हैं। हम लोग बात करते हैं 4 अप्रैल की। 4 अप्रैल साबरमती आश्रम, 4 अप्रैल साबरमती आश्रम की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे 4 अप्रैल साबरमती आश्रम में क्या हुआ, क्या है, 4 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी को क्या कर दिया गया, गांधी जी को प्रतिबंधित कर दिया गया था। यानी कि वो पंजाब प्रांत के अंदर ना तो कोई रैली कर सकते हैं, ना कोई सभा कर सकते हैं और ना कोई किसी भी चीज की वो एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि हम लोग बात करेंगे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, उससे पहले ऐसी क्या सिचुएशन बन गई थी
कि बिना कुछ देखे, बिना कुछ बताए इतनी सारी गोलियों की बरसात कर दी गई थी, जिसमें इतनी सारी जनता और इतनी सारी पब्लिक और मासूम लोग भी खत्म हो गए। गांधी जी पंजाब प्रांत के अंदर, पंजाब प्रांत के अंदर क्या थे? प्रतिबंधित थे। प्रतिबंधित यानी कि ना तो वो कोई रैली कर सकते हैं और ना ही वो कोई जनसभा कर सकते हैं। ना कोई रैली कर सकते हैं और ना कोई जनसभा कर सकते हैं। ये हमारा कब घटना हुई थी? 4 अप्रैल 1919 को हुई थी। अब ये जो घटना है वो पूरी एक क्रम से होती हुई घटना चलती चली जाएंगी। अप्रैल 1919 साबरमती आश्रम, ठीक है। हम अब 6 अप्रैल 1919 में साबरमती आश्रम को देख लेते हैं। साबरमती आश्रम में क्या घटना घटित हुई थी? साबरमती आश्रम में ही साबरमती सत्याग्रह, इसे साबरमती आश्रम में ही साबरमती सत्याग्रह क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे ही रॉलेट सत्याग्रह चलाने की बात सब लोगों ने स्वीकार की थी। यानी कि यहाँ पे क्या था? रॉलेट। रॉलेट सत्याग्रह जो गांधी जी का पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह बना था। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह चलाने की बात हुई थी और 6 अप्रैल को ही यहाँ पे जितने भी जन लोग बैठे थे, क्योंकि जो रॉलेट एक्ट आया था उसके विरुद्ध सब लोगों में एक आग सी हो रही थी कि बताओ यार ये ऐसा कैसा ये लोग कानून पारित कर रहे हैं। तो सब लोगों ने जो पंजाब, क्योंकि पंजाब के पास में है तो पंजाब में ये एक्टिविटी ज्यादा हो रही थी, तो पंजाब के अंदर ये एक्टिविटी ज्यादा हो रही थी। इसी चीज के लिए सब लोग क्या थे कि पहले से पहले ही इतने जो यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कुछ अपने और रूल पास करे उससे पहले ही हमारे जो भारतीय थे वो क्या सोच रहे थे कि इस एक्ट के विरुद्ध हम लोग क्या काम करते हैं? हम लोग हड़ताल करते हैं। हड़ताल का मतलब है जो हमारी शॉपें हैं, जो हमारी दुकानें हैं, या हमारा कोई काम है या रिक्शा है, हम उन सब चीजों की हड़ताल कर देंगे, हम इसके विरुद्ध उतरेंगे और ये सब दिखाएंगे, प्रदर्शित करेंगे कि हम लोग इसके खिलाफ हैं। यानी कि एक खिलाफ के थ्रू हम लोग इसमें दुकानें वगैरह बंद कर देंगे। तो ये हमारा कहा था, ये ही हमारा 6 अप्रैल को ही हुआ था। यानी कि हड़ताल की बात भी यहाँ पे कही जा रही थी। ठीक है, ये जो सिचुएशन चल रहा है कि डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू, डॉक्टर सत्यपाल और महात्मा गांधी ये अहम रोल अदा कर रहे हैं पंजाब के अंदर, क्योंकि महात्मा गांधी ने ही रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा था। अंधा बोला इन्होंने, अंधा कानून इनको बोल दिया था। व्हाइट वॉश करके इन्होंने एक और कहा था वो अलग से है, तो ये बोला था। और रॉलेट एक्ट के ऊपर एकदम मतलब जो रॉलेट एक्ट है उसे हम लोग भी एक बार डीपली से समझेंगे किसी अगली वीडियो में। तो पहले हम लोग देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जो घटना घटित हुई थी, जो हिस्ट्री के पन्नों में आज भी हमारे दर्ज है और जिसे हम लोग कह सकते हैं कि एक नींव बन गई थी ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाने के लिए। और वो नींव पहले कैसी थी? पहले 1857 में क्रांति हुई थी, और वो क्रांति किसने की थी? हमारे मंगल पांडे ने वो क्रांति की थी। और उसी क्रांति का एक उग्र रूप, यानी उसी को अगर हम लोग कहते हैं एक उग्र रूप बना था जलियांवाला बाग हत्याकांड, भी एक उसी की तरह चिंगारी थी जिससे ब्रिटिश साम्राज्य ये सोच रहा था कि कहीं ये मंगल पांडे वाली जैसी जो घटना है वो फिर से ऐसी घटना घटित ना हो जाए, उसके लिए वो पहले से प्लान कर रहा था। तो हम सीरीज से चलते हैं कि 6 अप्रैल 1919 को साबरमती आश्रम में क्या हुआ था? साबरमती सत्याग्रह। साबरमती सत्याग्रह का मतलब है कि रॉलेट सत्याग्रह, जो महात्मा गांधी का पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह बना था, यहाँ पे था। और महात्मा गांधी को 4 अप्रैल को क्या हुआ था?
महात्मा गांधी जी को 4 अप्रैल 1919 को पंजाब प्रांत के अंदर उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया था कि वो ना तो कोई रैली निकालेंगे और ना ही कोई जनसभा करेंगे। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि जो मतलब जलियांवाला बाग कांड है, जो उस बाग में जाते हैं, किसान लोग जाते हैं, उन्हें तो पता भी नहीं होता कि क्या बात चली है, क्योंकि न्यूज़पेपर तो थे नहीं उस टाइम पे, तो पता पड़ेगी कि अंग्रेज लोगों ने कर्फ्यू भी लगा रखा है। तो वो जो लोग हम देखते हैं, सीरीज बाय सीरीज हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पे हड़ताल का भी प्रस्ताव पारित हुआ था कि भाई हम जितने दुकानदार हैं, जो हम लोग आम नागरिक हैं, हम लोग क्या करेंगे, इसके खिलाफ करेंगे, हम अपनी दुकानें वगैरह या हम जो स्टॉक मार्केट में करते हैं, हम वो काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हड़ताल का भी प्रस्ताव पारित हुआ था। और एक प्रस्ताव हुआ था साबरमती आश्रम में रॉलेट एक्ट, यानी बात हो रही थी वो हमारी कब हो रही थी, ये 7 अप्रैल से संचालित हो जाती, यानी कि 7 अप्रैल से ये एक्टिव हो जाती। ठीक है। 7 अप्रैल को क्या होती है, 1919 को ये क्या है, सत्याग्रही अखबार, यानी कि क्या निकला था यहाँ पे, 7 अप्रैल 1919 को ही साप्ताहिक अखबार निकाला गया था। यानी कि 7 अप्रैल 1919 को सत्याग्रही साप्ताहिक अखबार भी यहाँ पे निकाला गया था। और 7 अप्रैल से क्या हो रहा था, हड़ताल सुचारू रूप से चल रही थी। 9 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि 9 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और 10 अप्रैल को क्या घटना घटित हुई थी, 10 अप्रैल 1919 को क्या घटना घटित हुई थी, यहाँ पे 10 अप्रैल 1919 क्या घटना घटित हुई थी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, यानी कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये सारी घटनाएं क्रम से हुई थी, 4 से लेके 4 है, फिर 6 है, फिर 7, फिर 9, फिर 10। ये घटनाक्रम से हुई थी। 9 तारीख को महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन की किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि ये क्या थे, ये राजनीतिक थे और ये क्रांतिकारी गतिविधियों में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते थे पंजाब के अंदर। तो लोगों के अंदर जो गुस्सा था ना, वो और उग्र हो गया, था ना वो और उग्र हो गया, क्योंकि उन्होंने उनके नेताओं को अंग्रेजों ने क्या काम कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। और गिरफ्तार करके इन्हें कहां पे भेज दिया जाता, धर्मशाला। धर्मशाला हमारा ज्योग्राफी का कंडीशंस में आता है। धर्मशाला, धर्मशाला हिमालय के रेंज में आता है। अब ये मुझे आप कमेंट्स करके बताओगे कि ये लघु हिमालय या मध्य हिमालय या अपर हिमालय, कौन सी रेंज में ये हमारा धर्मशाला आता है, ये हमारा धर्मशाला। तो इन तीनों को गिरफ्तार करके हमें कहाँ भेज दिया, इन तीनों को गिरफ्तार करके धर्मशाला भेजा गया था। धर्मशाला भेजा गया था इन तीनों को गिरफ्तार करके। अब लोगों के अंदर और भी ज्यादा किल्सन एक्ट हो रही थी, यानी कि पहले तो रॉलेट एक्ट तुमने बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून बना दिया। उसके बाद में आपने हमारे नेताओं को, जो हमारे नेता हैं उनको भी आपने बिना किसी जुर्म के आपने उनको गिरफ्तार किया और धर्मशाला उनको भेज दिया। तो लोगों के अंदर जो क्रांतिकारी, जो राजनीति में रहते थे या जो हमारे देश को आजाद कराने के लिए आगे थे,
उन लोगों के अंदर और भी क्या हुआ था, और भी बहुत सारी मतलब गुस्सा बहुत तेजी से अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ चुका था। अब वो गुस्सा इतना तीव्र हो रहा था कि इन लोगों ने एक डिसाइड किया, किन लोगों ने डिसाइड किया उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये रॉलेट एक्ट को लेके नहीं था, ये पुलिस और जनता में एक मतभेद हो रहा था, उनको लेके भी एक बहुत ही खींचातानी चल रही थी, जिसको लेके भीड़ बहुत उग्र हो रही थी, और भीड़ का जो जनावेश था ना वो बहुत तेज, यानी कि बहुत तीव्र गुस्से के साथ में वो आगे बढ़ रही थी, और वो कमिश्नर हाउस की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। जो कमिश्नर हाउस की तरफ बढ़ती चली जा रही थी, तो वहां पे जो गवर्नर थे उनको ये सूचना मिली कि भाई भीड़ कमिश्नर हाउस की तरफ बढ़ रही है। तो उधर से पुलिस भी आ रही थी। तो हॉलगेट पुल पे जो दोनों लोग थे, यानी कि इधर तो कमिश्नर की आवाज की तरफ जो भीड़ बढ़ रही है, उधर से वो पुलिस आ रही है, यानी कि हमारी कहते हैं ब्रिटेन ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है, ब्रिटेन की जो पुलिस है, वो लोग अंग्रेज लोग आ रहे थे, इधर से हिंदुस्तानी जा रहे थे, आक्रोश में जा रहे थे, क्योंकि बहुत सारी चीजें उनके अंदर बैठी हुई थी। एक तो रॉलेट एक्ट कोई नहीं कह सकते, ये लोग ऐसे काम कर रहे थे कि जन जन के अंदर जो है ना वो गुस्सा उग्र होता जा रहा था, जिस तरीके से ये गुलामियत करवा रहे थे, या जिस तरीके से ये देश के अंदर अपना राज कायम कर रहे थे। तो हॉल गेट के पास में क्या होता है कि गोलीबारी हो जाती है, क्योंकि हमारी जो जनता है, हमारी जनता के पास तो कारतूस थे ही नहीं, वो तो निहत्थी थी। इधर अंग्रेज लोग भी थे, तो उनके साथ में उनकी गाड़ी इधर से आ रही है, तो उनमें कुछ उनके साथ में क्या, उनके ऑफिसर्स के साथ में कुछ लेडीज भी बैठी हुई होती हैं। तो जो लेडीज बैठी हुई होती है, इधर से हमारी जनता जा रही होती है जो निहत्ती होती है, बस उनके हाथ में थोड़ी सी अपनी लाठी वगैरह होंगी, तो उनसे उनकी जो लेडीज हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती है, यानी कि थोड़ी सी उनको खरोच या थोड़ी सी उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। जबकि सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारी जनता को हुआ था। आंदोलन जो था वो बहुत उग्र होता जा रहा था। अब ये जो महिला को करो जा रही है, तो इसके ऊपर भी ना एक एक्ट, मतलब इसके ऊपर क्या हुआ, जो वहां पे मार्शल थे, तो वहां पे जो गवर्नर थे उन्होंने क्या काम करा, पंजाब के अंदर मार्शल लॉ जो है लागू कर दिया। मार्शल लॉ का मतलब होता है कि जो नॉर्मल रहते हैं उसमें तो हम लोग आते जाते हैं, लेकिन जब मार्शल लॉ होता है तो उसमें सैनिक के, यानी कि सैनिकों के हाथ में, यानी कि जो हमारे सैनिक होते हैं उनके हाथ में उनकी कमांड आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, एक तरीके से इसे कर्फ्यू मानो। कर्फ्यू का मतलब क्या होता है, एक निश्चित टाइम के लिए आप लोग बाहर निकलोगे, शॉप खुलेंगी और आप अपने एक्टिविटी या बाहर से सामान ले सकते हैं, फिर आप अंदर वापस हो जाओगे। इस तरीके का एक लॉ, यानी कि मार्शल लॉ वहां पे पास कर दिया गया था। तो वो पंजाब प्रांत के अंदर था। पर इस जो मार्शल लॉ है इसकी जानकारी किसानों तक या बाहर जो अहम था, यानी कि हमारे वहां से जो दूर थे, अमृतसर से और भी आगे के गांव थे, वहां के लोगों तक इनकी इंफॉर्मेशन नहीं थी, यानी कि इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि वहां पे मार्शल लॉ लागू हो चुका है और वहां पे हम ऐसे आवाजाही नहीं रख सकते। उसके बाद में जो घटना घटित होती है, उसके बाद में क्या होता है, 11 अप्रैल को ही, यानी कि 10 अप्रैल को तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू सत्यपाल जी हो जाते हैं और 10 अप्रैल को हो जाता है, और 11 अप्रैल 1919 को ही मार्शल लॉ लागू हो जाता है। कहाँ पे, पंजाब प्रांत के अंदर 1900, यानी कि 11 अप्रैल 1919 को मार्शल लॉ चालू कर देते हैं, मार्शल लॉ को लागू कर देते हैं भैया, पंजाब प्रांत के अंदर मार्शल लॉ लागू हो जाता है। और उसके बाद में 13 अप्रैल को बैसाखी होती है, 1919 को मार्शल लॉ लागू हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे एक और बात समझ लेते हैं कि पंजाब हमारा, पंजाब के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल, पंजाब के अंदर हमारा लेफ्टिनेंट जनरल कौन है, ओ डायर। कौन है, माइकल, माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर है पंजाब प्रांत के अंदर, जिसने क्या काम करा था, जिसने कहा था कि मार्शल लॉ लेके आओ। मार्शल लॉ लगाया किसने था पंजाब के अंदर, लेफ्टिनेंट जनरल माइकल ओ डायर। यहाँ पे डायर दो हैं जिन्होंने ये आदेश दिया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होना चाहिए। तो लेफ्टिनेंट जनरल माइकल ओ डायर, और जिन्होंने वहां कार्रवाई की, जिन्होंने वहां गोलियां चलाई, उनका नाम क्या था, इनका नाम क्या था, आर डायर।
ये ओ डायर, ये आर डायर, ठीक है, इनमें दोनों है लेकिन हैं दोनों डायर। तो इन्होंने यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल माइकल ओ डायर ने पंजाब प्रांत के अंदर मार्शल लॉ लागू कर दिया। अब मार्शल लॉ लागू कर दिया और जनरल आर डायर इन्होंने क्या काम करा था, इन्होंने कार्रवाई की थी, यानी कि पंजाब प्रांत अब सेना के हवाले कर दिया गया था, जहाँ पे एक कर्फ्यू का रोल अदा हो जाता है, जहाँ पे ज्यादा आवाजाही, यानी आप जनसभा नहीं कर सकते हो, इकट्ठे आप ग्रुप में कैसे इकट्ठे खड़े नहीं हो सकते हो, कहीं पे ग्रुप में आप बात नहीं कर सकते हो, यहीं पे ज्यादा देर आप लोग 4-5 लोग रुक नहीं सकते हो। उस तरीके का ये मार्शल लॉ लागू हो चुका था पंजाब प्रांत के अंदर। अप्रैल 12 अप्रैल 1919 को हंसराज, कौन है, हंसराज, बारह अप्रैल 1919 में हंसराज, हंसराज हिंदू हिंदू कॉलेज में जनसभा स्कूल में इन्होंने मीटिंग की, ठीक है, हिंदू सभा स्कूलों में इन्होंने मीटिंग की, और उस मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ, उस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि कृष्णराज की अध्यक्षता में जलियांवाला बाग में क्या कहेगी, एक सभा का आयोजन किया जाएगा। हंसराज ने हिंदू हिंदू सभा स्कूल में, ठीक है ना, हिंदू सभा स्कूल में मीटिंग की, और उस मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ, कृष्णराज की अध्यक्षता में क्या डिसाइड हुआ, कृष्ण राज की अध्यक्षता में कृष्णराज की अध्यक्षता में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन किया जाएगा। पहले तो इन्होंने अध्यक्षता के लिए हामी भर दी, लेकिन बाद में कृष्णराज ने अध्यक्षता के लिए मनाही कर दी। तो हंसराज ने वहां पे क्या काम करा, हंसराज ने वहां पे एक मीटिंग, एक सभा का गठन किया, कहाँ पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग में, ठीक है। जो जलियांवाला बाग था वो हमारा एक डॉक्टर जलिया होते हैं, जालिया होते हैं, और उन्हीं का ये बाग था। वहां पे पहले पेड़ पौधे थे, लेकिन कुछ समय के बाद में वो उबड़ खाबड़ जमीन हो जाती है, उसकी चारों तरफ से चौबंदी कर दी जाती है, यानी कि चारों तरफ से क्या है, ये इस तरीके से चारों तरफ से चौबंदी हो जाती है। इसके जाने के तो रास्ते तीन होते हैं, ठीक है, जिनके नाम पे इसका नाम क्या पड़ा, जलियांवाला बाग नाम पड़ा था, क्योंकि उन्हीं की जमीन थी ये, ठीक है। तो ये था चारों तरफ से चौबंदी, और ये रिहायशी इलाके में था, तो यहाँ पे इसके चारों तरफ क्या होते हैं, घर बन जाते हैं, और ये जो है इसकी चारों तरफ से चौबंदी हो जाती है। इसमें जाने के तो रास्ते तीन होते हैं, लेकिन एक जो मेन रास्ता बचा होता है वो बहुत ही पतला और सकरा सा रास्ता होता है। तो यहाँ पे लोग बाग क्या करते थे, यहाँ पे पेड़ पौधे होते थे, तो यहाँ पे लोग बाग आके बैठ जाते थे, ऐसे ही कहीं टीले विले हैं, ऐसे ही यहाँ पे आके क्या काम करते थे, लोग बाग बैठ जाते थे, और यहाँ पे जाने का जो रास्ता था वो सकरी सी गली से होकर गुजरता था, और एक ही मेन रास्ता था जहां से इसके अंदर एंट्री हो सकती थी, आवाजाही रहती थी। तीन रास्ते थे बट वो बंद थे, उनमें आवाजाही का कोई इतना चांस नहीं था, तो एक ही रास्ते से सब लोग आना जाना करते थे। तो यहाँ पे, और बैसाखी थी, बैसाखी के बारे में बताया था कि बैसाखी जो सिख लोग होते हैं, सिख समुदाय जो होता है, उनके लिए बहुत ही पर्व होता है इनका। तो उस टाइम पे किसान अपनी फसल काटते हैं और वो बेचते हैं और उनको पैसा मिलता है, तो वो अपने परिवार के साथ में एक मेले के रूप में ये लोग आते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो आके क्या भाई अपनी रोटी वोटी बांध के लेके आते हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर से आते हैं ये लोग, क्योंकि भाई बहुत दूर दूर से आते हैं, अमृतसर है तो बहुत दूर दूर से आएंगे, चलो वहां पे मेला लग रहा है हम लोग चल रहे, तो खाना वाना अपने साथ में लेके आते हैं। तो उनके साथ में जब वो लोग खाना वाना भी लेके आते हैं, तो वो क्या काम करते हैं, इस जलियांवाला बाग में, जहाँ पे हंसराज की अध्यक्षता में, क्योंकि कृष्णराज थे, उनकी अध्यक्षता थी, उन्होंने मना कर दिया था, वो हट गए थे कि मैं इसकी अध्यक्षता नहीं करूंगा, तो उनकी अध्यक्षता में किसके लिए, महात्मा गांधी, डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तारी के रूप में वहां पे जनसभा की जा रही थी। बट जो आम लोग थे, जो दूर दूर से आ रहे थे, उनको ये पता नहीं था कि वहां पे जनसभा भी हो रही है। तो वो लोग जाके बैठते हैं और ऐसे पार्क में आके कहीं बैठ जाते हैं, कहीं होते हैं तो उनके बीच में क्या है,
दो लोग खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे खड़े होके जो बजरी बजरी सी होती है, तो यहाँ पे मानो जैसे बहुत सारे लोग बैठे हैं और इनका जो मेन टारगेट है, वो मेन टारगेट ये होता है कि जन जन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी, डॉक्टर सतवाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके बारे में भारत के अंदर इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, कोई भी इंटरनेट नहीं था, कोई भी ऐसा न्यूज का काम नहीं था जो जन जन तक हम लोगों के पास में खबर पहुंचे। तो लोगों का भी, उनका भी टारगेट फिक्स था कि चलो सब लोग आएंगे, हम लोग ये काम करते हैं। पर इसकी खबर किसी गुप्तचर से किसको पहुंच गई थी, डायर को पहुंच गई थी। अब देखो कौन से वाले डायर को पहुंची थी, ये तो एक तो हमारा पंजाब प्रांत में लेफ्टिनेंट जनरल माइकल ओ डायर थे, जिन्होंने कहा था कि चलो जलियांवाले बाग में आप क्या काम करोगे, गोलीबारी। इन्होंने आदेश दिया था, यानी कि इन्होंने ऑर्डर दिया था, और उस ऑर्डर पे जो कार्यवाही की थी वो कौन से थे, सेना के जनरल थे, जनरल आर डायर। तो इनके पास में, जनरल ओ डायर के पास में, ये उनके गुप्तचरों की सूचना पहुंचती है कि वही वहां पे तो जनसभा की जा रही है। तो इन्होंने ओ डायर ने जनरल आर डायर को आदेश दे दिया कि तुम अपनी 30, यानी कि 30 सैनिक, हिस्ट्री में लिखा हुआ है 30 सैनिक लेके जाओ, बट मेंशन ये 30 है 40 है, कितने सैनिक है वो लेके गए। और उन्होंने यहाँ पे, जो यहाँ पे बहुत ही आम नागरिक था, किसान था, अपनी फैमिली के साथ में आया था, किसी की मतलब गांव से आ रहे हैं तो चार भाई हैं, चारों में से किसी की 3 फैमिली साथ में आ रही है, एक फैमिली घर पे रह गई है, और बहुत सारे लोग थे, छोटे छोटे बच्चे थे, जवान थे, बड़े बूढ़े थे, सब मेले में एंजॉय करने के लिए अपनी फैमिली के साथ आ रहे थे। वो पार्क में बैठे हुए थे। जब बैठे हुए थे तो वहां पे दो लोग खड़े होते हैं और वो लोग क्या करते हैं, इस तरीके की अपनी जनसभा करते हैं। तो जब बैठे होते हैं तो वो लोग खड़े होकर ऊंची सी जगह पे बोलना शुरू करते हैं। तो वो लोग क्या सोचते हैं, दूर बैठे ये कि देखे तो सही वहां पे क्या मामला है। तो वो लोग जाके वहां सुनना शुरू कर देते हैं। उनको ये सब नहीं पता था कि यहाँ पे ये मैटर चल रहा है, क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे। अब यहाँ तक तो भैया उनके मुखबिरों ने खबर पहुंचा दी थी कि भाई ऐसे ऐसे बात है। जब मुखबिरों ने खबर पहुंचा दी थी ऐसे ऐसे बात है, तो वो जनरल ओ डायर, यानी कि आर डायर, अपने सैनिकों को लेके उसने अपनी सेना को भेजा, और इस तरीके से यहाँ पे दो तरफ से उसने अपनी सेना को खड़ा कर दिया। और खड़ा करने के बाद में उसने आओ देखा ना ताओ देखा, ना कोई इंफॉर्मेशन दी, ना माइक पे कोई स्पीच दी कि हम यहाँ पे गोलीबारी करेंगे, जो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो वो लोग चले जाए। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो गया और यहाँ से इसका जो पार्क है उसका गेट को लॉक कर दिया, ताकि, और दीवारें थी भाई, ऊंची ऊंची रिहायशी इलाकों में बनना था तो इसके भी दीवारें, तो ऊंची ऊंची दीवारें हो गई थी। और यहाँ पे एक कुआं भी था, यानी कि यहाँ पे एक कुआं भी था। जब एक बाग है, जलियांवाला बाग है, तो बाग में कुआं भी है पानी की सुविधा के लिए। तो इन्होंने क्या काम करा, जब यहाँ से गेट लॉक कर दिया और अंधाधुंध गोलियां चलवाई। यानी अंधाधुंध गोलियां मतलब है कि किसी को संभलने का टाइम नहीं दिया गया। किसी के कंधे में लग रही है, किसी के पेट में लग रही है, किसी, जब ये एकदम से गोलियां चली तो लोगों को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद में अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो सबसे छोटा जो बच्चा है, जो सबसे छोटा इसमें मरने वाला था, वो ओनली ऑन कितने का, वो 1.5 महीने का बच्चा था। यानी कि 1.5 महीने की सबसे छोटा बच्चा, जो उस टाइम हम लोग कहते हैं कि बलिदान हुआ था देश को आजादी के लिए, वो सबसे छोटा बच्चा था इसमें मरने वाला। उन्होंने गोलियां चलवा दी। गोलियां चला के लोगों को ये पता ही नहीं पड़ रहा है कि कहाँ से गोलियां चल रही है, कैसे चल रही है, लोगों के पैर में लग रही है, छाती में लग रही है, सीने में लग रही है, सर में लग रही है। आफताफी मच गई। यानी इतनी भगदड़, इतने लोग थे। उनके कहने से तो कि हाँ 500-600 है, लेकिन 20,000 से भी ज्यादा लोग, यानी कि कह सकते हैं कि बहुत बड़ी काउंटिंग में, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे जिसे कह सकते हैं जनसंहार किया गया था। तो लोगों ने एक दूसरे के ऊपर चढ़ के, दीवारों पे भी चढ़ रहे हैं, दीवारों से चढ़ चढ़ के कूदने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनको ये नहीं दिखा कि गोलियां नहीं रुक रही हैं, तो वहां पे कुआं था, तो कुएं में भी बहुत सारे लोग वहां पे कूदे हैं। और सफोकेशन की वजह से, एक तो गोली नहीं लगी है, वो सफोकेशन की वजह से लोग क्या है, दम घुट के मर गए हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे भी मरे हैं जिनके पैर में गोली लगी है और ब्लडिंग बहुत हो रही है, और उनको कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इसने कर्फ्यू लगा रखा था। कोई अपने घर से बाहर ही नहीं निकल सकता था, कि कोई हिंदुस्तानी की जाके मदद भी नहीं कर सकता था। इस तरीके से, क्योंकि पूरी रात में उन्होंने आधे तक गोलियां चलाई, आधे घंटे तक, उसके बाद में कोई आना जाना नहीं है, किसी को कोई खबर ही नहीं है, किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं है। तो ये घटना ऐसे घटित हुई थी बिना इंफॉर्मेशन के। जो लोग यहाँ पे सिर्फ त्योहार मनाने आए थे, अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय करने आए थे, वो इस पार्क में आके बैठे थे, उनके ऊपर भी गोलियां चला दी गई थी।
और ये सारा जो कांड हुआ था वो हमारा कहाँ से हो गया था, ये हमारा रॉलेट एक्ट से हमारा स्टार्ट हुआ था, क्योंकि जन आक्रोश रॉलेट एक्ट से हो रहा था। तो ये डॉक्टर हमारे क्या हो गए थे, इसमें हमारा ये था हमारा जलियांवाला बाग कांड, जिसकी ब्रिटिश गवर्नमेंट की पूरे वर्ल्ड में खिल्लियां उड़ी थी। और जिसने किया था यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल माइकल ओ डायर, इन्होंने ये जनसंहार किया था। उनको क्या काम करा था, जो असेंबली थी यानी कि हाउस ऑफ कॉमन में उनको तलवार भेंट की गई थी कि आपने बहुत अच्छा किया है। ब्रिटिश साम्राज्य को उसे शेर कहा गया था। और जब ये वाली बात वर्ल्ड में पहुंची थी तो इनको इनकी इनकी गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा प्रेशर बना था कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप बिना इंफॉर्मेशन के आप, ये तो आपने एक तरीके से रूल नहीं है, एक आपने एक तबाही कर दी, यानी कि बिना बताए आपने नागरिकों के ऊपर गोली चला दी, आपने अपनी मनमानी करी। ऐसे तो आपका कोई और भी गवर्नर यानी कि आपका कोई और भी आपका सेना का अधिकारी होगा, वो भी ऐसे ही काम करेगा, ये तो गलत बात है। तो इन थोड़ा बहुत ऑप्शन हुआ था, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर तो आक्रोश था, हिंदुस्तानी जो अखबार थे, जो भी न्यूज़पेपर उस टाइम चल रहे थे, या हमारे क्रांतिकारी थे, वो सब लोग थे उसके विरुद्ध में थे। तो उसके बाद में क्या हुआ था, इसी यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, क्योंकि हमारी पार्टी बन चुकी थी, कांग्रेस पार्टी ने हमारी 19 जो हमने पढ़ा था 18 में हमारी कांग्रेस पार्टी का गठन हो गया था। तो कांग्रेस पार्टी में ही मदन मोहन मालवीय थे, हमारे और डॉक्टर थे, जो जिनके द्वारा यानी कि जिनको अध्यक्षता में वो कमेटी का गठन किया गया था। महात्मा गांधी जी ने उस कमेटी का गठन, कांग्रेस ने मालवीय आयोग का गठन किया था, मालवीय आयोग का गठन किया था, जिसमें डॉक्टर मालवीय और प्रसाद थे यानी कि राजेंद्र प्रसाद थे। और ये गठन किया था इस कमेटी का, मतलब छोटी मोटी है कि भैया इतना आक्रोश हो रहा है, इतना प्रेशर आ रहा है, गठन कर लिया गया था। और उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट किसकी, ब्रिटिश साम्राज्य को रिपोर्ट आई थी, वो महात्मा गांधी ने व्हाइट वॉश उसे नाम दिया गया था। इस घटना कांड के लिए हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी कि भाई आप लोग मुझे उपाधि दे रहे हो और आपने मेरे ही देशवासियों के साथ में इतना घिनौना काम किया है, मुझे आपकी उपाधि नहीं चाहिए। महात्मा गांधी जी ने भी अपनी उपाधि वापस कर दी थी। यानी कि इतना सारा हमारे यहाँ पे हुआ था। तो ये जो हमें आज आज़ादी मिली है, जिसमें हम आज़ाद भारत में हम लोग सांस लेते हैं, तो वो आज़ादी किसी के बलिदानों की है, छोटे से बच्चे के बलिदान की है। तो हमें इस आज़ादी का बहुत ही ख्याल रखना चाहिए और बहुत सही तरीके से हमें अपनी आज़ादी का यूज़ करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इससे आगे हम लोग रॉलेट एक्ट लेके आएंगे। अब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में मेरी वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा। थैंक यू।